हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ का फिज़िक्स का असाइनमेंट का सलूशन। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हमको यहाँ पे अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, इस अक्टूबर मंथ के असाइनमेंट में आपको मालूम है कि यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा सलूशन तो दूंगा ही, इसके अलावा मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जिनमें से कि आपको पूछा गया कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इट। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ओम्स लॉ को डिफाइन करना है और उसके बाद बताना है कि इसकी दो लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं दोनों टाइप के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम से बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के हों। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन भी अच्छे से आप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाले की ए पार्ट की बात करूँगा तो इसमें आपको मालूम है कि ओम्स लॉ होता क्या है। आपको कोई एक कंडक्टर यहाँ लेना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये कोई कंडक्टर का वायर है। कंडक्टर का मतलब है कि आपको कोई भी मेटल यहाँ पे ले लीजिए, चाहे वो आयरन हो या कॉपर हो, इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, इसकी फिजिकल कंडीशंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ये आपकी नीड है। मतलब इफ़ देयर इज़ नो एनी चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस, मतलब या तो आप इसके लेंथ को चेंज नहीं करना है, इसका जो भी आप देख सकते हैं कि एरिया को भी चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर आपको इसका बिल्कुल नहीं चेंज करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं इस वायर की या कंडक्टर की, इसको चेंज नहीं करना है। उस टाइम आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे इस वायर से किसी सेल को अटैच करते हैं यहाँ पे, और सेल के पास एक ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल। ओके, तो यहाँ से करंट जो फ्लो करेगी आई, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस कंडक्टर के दोनों यहाँ पे एंड्स पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये देखिए, तो जो ये पोटेंशियल डेवलप है ये आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जो भी यहाँ सेल से करंट फ्लो कर रही है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमारा ओम्स लॉ होगा। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के क्रॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के फ्लो के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम आर एक कांस्टेंट माना जाएगा कंडक्टर का, और यहाँ पे आई। तो आर यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं तो आपको मालूम है कि वी अपॉन आई, ये हमारा एक रिजल्ट आएगा, जहाँ पे आर एक कांस्टेंट है जो कि कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, कि आर हमारा एक रेजिस्टेंस होता है ऑफ द कंडक्टर, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम। तो इसके आप यूनिट को भी ओम लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें आपको क्या करना है कि ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। अब इसके आगे आप देख सकते हैं इसकी दो यहाँ पे सीमाएं लिखनी है, यानी कि लिमिटेशंस भी लिखनी है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमको लिमिटेशंस यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँगा तो आपको यहाँ पे लिमिटेशंस कैसे यहाँ पे लिखनी है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट लिमिटेशन की। वो देखिए क्या होती है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो बेसिकली उन डिवाइसेस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होता है जो कि क्या होते हैं, बाईलैटरल, मतलब उसमें दोनों तरफ से करंट फ्लो कर सके, इधर से भी और इधर से भी। तो उसमें हम देखते हैं सेम इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस होगा। जैसे कि कोई वायर, कोई तार, उसमें आपकी चाहे इस तरफ से करंट फ्लो करे या इस तरफ से करंट फ्लो करे, वो हीट प्रोड्यूस करेगा या जो भी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होगा ग्लो करेगा। लेकिन ये लिमिटेशंस क्या होती है, ये डायोड के लिए और ट्रांजिस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यूनिलैटरल डिवाइसेस होती हैं, यानी कि एक दिशीय कह सकते हैं। तो ये आपका जो हमारा ओम्स लॉ होता है ये बेसिकली डायोड के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। तो इसकी लिमिटेशंस हो गई पहला। सेकंड देखिए, एप्लीकेशंस क्या होता है कि आपका ये जो भी होता है हमारा ओम्स लॉ, ये लीनियर डिवाइसेस के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर के लिए नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये आपके दोनों लिमिटेशंस हो गए कि नॉन लीनियर डिवाइसेस आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, हर एक आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हुआ समझा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इसका एक PDF भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको आप केवल यहाँ पे डाउनलोड करके सेम टू सेम उसको क्या करना है, अपने नोट्स में लिख लेना है और उसको सबमिट कर देना है।
वो आपका बहुत इजी तरीका होगा कि मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो आप सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे नोट करके लिख देंगे। लेकिन जो बच्चे समझना चाह रहे हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से, उनके लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आगे के एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिट हो। तो देखिए हमारी फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर आपको कंप्लीट फर्स्ट यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया है फर्स्ट का ए पार्ट। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी। अब इसमें देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है। इसमें आपसे कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज एक्स ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, एक्स ओम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लिखना होगा कि R0, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ओम, कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है एक्स ओम। उसके बाद आप देखेंगे आगे दिया कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स 3 ओम, मतलब आपको ये पता करना है कि टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा रेजिस्टेंस कितना होता है, 3x होता है। तो मान के चलिए कि हमारा वो टेम्परेचर है T, हमको T फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ओके। लेकिन आपको T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ 3x, तो यहाँ पे आपको 3x कर लेना है। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और गिवन है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, हम जिससे डिनोट करते हैं, वो आपको दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻² पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि अल्फा की जो वैल्यू गिवन है वो आपको दी है 0.4 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स या पर डिग्री सेल्सियस। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला हमें क्या अप्लाई करना है। तो आपको मालूम है कि कोई भी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है किसी टेम्परेचर पे, वो होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला यूजफुल होगा। तो देखिए RT की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है 3x, R0 की वैल्यू हमको यहाँ पे x गिवन है, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा अभी फिलहाल हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए x से x यहाँ पे कट हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। अब अगर 1 को इससे माइनस करेंगे 3 से, तो बेसिकली आप देखेंगे कि हमारा अल्फा टी इज इक्वल टू ओनली बचेगा 2, और टेम्परेचर अगर आप निकालेंगे तो 2 अपॉन अल्फा। तो फाइनली आप देख लीजिए अल्फा हमको कितना गिवन है, 0.4 इंटू 10⁻⁻²। इसको ऊपर लेके जाएंगे अगर आप, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻+2 अपॉन 0.4। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊपर 200 हम यहाँ लिख सकते हैं और नीचे हम 0.4 यहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और कट करने के बाद हम देखेंगे कि कितना आएगा 500। मतलब हमारा जो टेम्परेचर होगा, टी की वैल्यू हमको फाइंड होगा कि 500 डिग्री सेल्सियस, कि 500 डिग्री सेल्सियस करने पर जो भी हमारा वायर था उसका टेम्परेचर, उसका हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 3x, यानी कि ट्रिपल हो जाएगा पहले वाले का। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कैसे हमने ओम्स लॉ को यहाँ पे समझा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, ठीक है, यानी कि आपको किरचॉफ के लॉज यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, और उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, वो भी बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किरचॉफ्स के लॉज होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ किरचॉफ्स लॉज। तो जैसे कि आपको पता है कि किरचॉफ के लॉज जो भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज़ होते हैं, और ये बेसिकली कितने होते हैं, 2 लॉज होते हैं, यानी कि 2 हमारे लॉज होते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा लॉज होता है कि KCL, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ के धारा का नियम। तो यहाँ पे KCL हम देखेंगे। इसमें आपको क्या समझना है कि जब भी हमारे सामने कोई भी सर्किट बन के आएगा तो वहाँ पे हम ऐसे पॉइंट को ढूंढेंगे जहाँ पे कई सारी यहाँ पे ब्रांचेस आके मिलती हैं, कई सारी यहाँ पे लाइनें आके मिलती हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने देखा एक कोई पॉइंट होगा किसी सर्किट में, और इसमें कई सारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांचेस यहाँ पे जुड़ रही हैं। तो उनमें से आप देखेंगे कि कुछ ब्रांचेस में करंट हमारी क्या होती है, उस पॉइंट के पास में आती है, और कुछ हो सकती है उससे दूर भी जा रही हो। तो आप फिलहाल एग्जाम्पल के हिसाब से इनका नाम दे दीजिए, I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो अकॉर्डिंग टू KCL के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है कि एट ए जंक्शन, किसी भी जंक्शन में टोटल इनकमिंग करंट क्या होती है, टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट।
यानी कि जो हमारी इनकमिंग करंट है वो क्या होती है, टोटल आउटगोइंग की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस जंक्शन के पास कौन सी करंट आ रही है, तो आप देखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, और जंक्शन से बाहर कितनी जा रही हैं, तो I4 प्लस I5। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे लॉ होता है केसीएल, जिसमें आप देखेंगे कि जो मैं देखिए बोल रहा हूँ, अगर आप इसके नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि एट द जंक्शन द टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट, कि किसी संधि बिंदु पर कुल आने वाली विद्युत धारा और कुल जाने वाली विद्युत धाराएं सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमारा केसीएल होता है, और आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू ये इक्वेशन बना करके आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे लॉ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं कि केवीएल। अब हम देखेंगे केवीएल क्या होता है। देखिए केवीएल को हम कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का लॉ, किरचॉफ के यहाँ पे परिपथ का नियम। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं एक सिंपल सा कोई भी परिपथ बनाऊँ, जैसे कि मैंने ये बनाया, उसी के बाद मैंने एक और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक किसी सेल से यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केवल आप देख रहे हैं एक ही परिपथ बना हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर एक और बना सकते हैं, डबल भी कह सकते हैं। तो आपको मालूम है कि सेल के पास एक ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, जिससे कि यहाँ से करंट फ्लो करेगी और ये दोनों रेजिस्टेंस से होके पास करेगी। तो अगर ये पहले वाले रेजिस्टेंस से पास होगी तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल बनेगा V1, और अगर ये दूसरे वाले से ही पास करे तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या बनेगा, V2 बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि केवीएल है क्या। केवीएल में आपको पूरे परिपथ में जितने भी आपको वोल्टेज मिल रहे हैं सबको क्या करना होता है, बीजगणितीय योग लेना होता है, यानी कि आपको एक सम करना होता है। तो आपको ध्यान देना है कि द सम ऑफ ऑल ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, कि जो भी हमारे टोटल यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे ईएमएफ हैं, जैसे यहाँ पे ई देखेंगे या ई के रिस्पेक्ट में वी होगा, उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना होगा, बस क्या करना कि ईएमएफ आपको यहाँ पे जो भी लेना होगा विद साइन लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे इस पूरे लूप में अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के हिसाब से हमको लेना होगा, और जो निगेटिव होगा वो हम निगेटिव के हिसाब से लेंगे। तो इस तरीके से द सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या टोटल ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है केवीएल। तो आई थिंक आपको दोनों यहाँ पे लॉ समझ में आ गए होंगे। तो ये जो मैंने आपको बोला है आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं लिंक में पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप इसको सीधे क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स बना करके सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैं जितने बच्चे हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मैं उनको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया किरचॉफ्स का लॉज। अब इसके बेस पे हमें आपको क्या करना है कि हमको यहाँ पे सीखना है कि व्हीटस्टोन का हमको बैलेंसिंग कंडीशन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना है कि कैसे हमें यहाँ पे करना होता है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है कि क्या होता है, इसमें मेनली हमको 4 रेजिस्टेंस लेने होते हैं, और जो कि हमको एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के हिसाब से जोड़ना होता है। तो चतुर्भुज में आपको पता है कि 4 एंड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपके सामने देखिए 4 एंड्स ऐसे बना दिए। अब इस 4 एंड्स में क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं चारों। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट मैंने किया, दूसरा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, उसी तरीके से थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए, और 4 वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए। तो ये हमारे चारों रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो चारों पॉइंट को आप ABCD फिलहाल भी मान लीजिए, ये ABCD हमारे ये पॉइंट्स हैं, और जो भी हमारे ये रेजिस्टेंस इनके भी एक नेम दे दीजिए। तो ये PQRS यहाँ पे मान लेते हैं, इनके ये नेम हो गए। अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि चतुर्भुज में हमारे क्या होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, यानी कि 2 हमारे एक विकर्ण होते हैं जो कि आमने सामने होते हैं। जैसे B से D हम देख सकते हैं कि विकर्ण है, और A के सामने क्या है, C है, ये विकर्ण है। तो आपको क्या करना है कि एक डायगोनल से यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी को हमें ऐड कर देना है, और दूसरे वाले से हमें क्या करना है, किसी सेल को अटैच कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक देखिए सेल को मैंने अटैच कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया, उससे क्या होगा कि ये जो सेल होगा इसका आपको पता है कि EMF E होता है, जिससे कि यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। और जब ये करंट देखिए आगे की तरफ जाएगी तो एक जंक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे जंक्शन आपको मिला, तो ये करंट I क्या करेगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक P के थ्रू जाएगी और एक R के थ्रू जाएगी। तो मान लीजिए कि P से जाने वाली करंट है I1, और R से जाने वाली करंट देखिए क्या है, I2 है। ओके, अब देखिए ये एक यहाँ पे देखेंगे जो करंट यहाँ पे P से यानी कि I1 जा रही, फिर से यहाँ पे देखिए एक जंक्शन पड़ेगा B वाला।
अब यहाँ पे फिर से देखिए दो आपके एक यहाँ पे कह सकते ब्रांच हैं, क्यू से होते हुए जा रही है एक गैल्वेनोमीटर से। तो मान के चलिए कि क्यू से जाने वाली करंट है हमारी I3 मान लीजिए, और ये क्योंकि गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इससे जाने वाली करंट क्या है IG। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इन तीन रेजिस्टेंस में तो आपने देखिए करंट को शो कर दिया है। अब बचा लास्ट यानी कि S वाला रेजिस्टेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पीछे यानी कि R से I1 करंट आ रही है और यहाँ से IG करंट आ रही है। तो ये आपस में ऐड होके जो भी करंट होंगी, फिलहाल आप I4 मान लीजिए कि I4 होते हुए आगे बढ़ेगी S से। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने चारों यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या किया है, करंट को यहाँ पे डिनोट कर लिया है। और जब इस C पे सारी करंट आपस में मिल जाएंगी तो फिर से जितनी टोटल करंट थी वो I बन करके क्या होगी, वापस अपने सेल पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें लास्ट आपको काम ये है कि आपको पता है कि जो करंट होती है ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव से चल के निगेटिव की तरफ पहुँचती है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव। तो जितने आपके रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव फिर निगेटिव कर दीजिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ पहले पॉजिटिव एरो होगा फिर निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए एरो है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव। और गैल्वेनोमीटर में भी मैंने पहले पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। अब आइए इसमें हम KVL और KCL अप्लाई करके हम व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमने ये चतुर्भुज बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखिए दो पार्ट हैं। एक आपका फर्स्ट हाफ देख सकते हैं ये वाला है और सेकेंड हाफ ये वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज हम यहाँ पे देखिए घूम के आएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज हम यहाँ पे घूम के आएंगे और देखेंगे कितने यहाँ पे पोटेंशियल बन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस आपको दिखेगा वहाँ वहाँ आपको करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल बना लेना है। तो मान के चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले से यानी P वाले से। तो आप देख सकते हैं पहले वाले का रेजिस्टेंस है P और करंट है I1। तो आप कह सकते हैं अगर मैंने KVL अप्लाई किया, KVL एट फर्स्ट लूप, तो KVL एट फर्स्ट लूप यहाँ पे करेंगे तो आपको मालूम है कि देखिए कैसे बनाएंगे KVL में। तो आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल बनाइए तो आपको करंट यानी कि I1 में P को मल्टीप्लाई किया। ओके, और क्लॉकवाइज आप चल के आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, साइन आपको लेते हुए चलना है। तो देखिए क्लॉकवाइज में हम देखेंगे सेकंड साइन आपको माइनस का दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जितने भी आपको रेजिस्टेंस पे लेंगे सबका सेकंड आपको यहाँ साइन लेते जाना है ताकि आपको कहीं यहाँ पे गलत ना हो। अब आइए उसके बाद देखिए जब इस फर्स्ट लूप में आप घूम के आएंगे तो सेकंड हमको मिलेगा क्या, देखिए गैल्वेनोमीटर। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G मान लेते हैं और करंट कितनी है IG, मतलब IG करंट हो गई और G इसका रेजिस्टेंस हो गया। और ये भी देखिए सेकंड टर्मिनल इसका क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। तो ये दोनों के पोटेंशियल हमने निकाल दिए। अब उसी तरीके से क्लॉकवाइज घूम के आएंगे, नेक्स्ट हमको R मिलेगा और करंट कितनी है, I2 है। तो यहाँ पे I2 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे R लिखेंगे और इसका देखिए क्लॉकवाइज में जाने के बाद इसका टर्मिनल कैसा पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख करके 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों का हमने पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया है कि आपने KVL अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे अगर KVL हमने अप्लाई कर लिया है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक व्हीटस्टोन की हम बैलेंसिंग की कंडीशन लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग कंडीशन, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में ही आपको फाइंड करना है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ने कहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाती है, मतलब कि अगर जो हमारा IG है अगर इसको 0 हम कर देते हैं, उस समय हमारा क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पे वही ध्यान देना है कि IG को हमको 0 करना है बैलेंसिंग कंडीशन में। तो अगर IG 0 करेंगे तो देखिए KVL के हिसाब से ये जो सेकंड हमारा पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो माने हमारा फाइनली बचेगा कि I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो I1P इज इक्वल टू माइनस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लूप में ही यहाँ पे KVL अप्लाई किया है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंसिंग कंडीशन में हमको यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाली लूप में भी अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज चलते हुए आना है और जितने यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं सभी में हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपको एक यहाँ पे लूप अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपको बन गई। उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो IG को हमको 0 करना है। तो अगर IG को 0 करेंगे तो हमारी जो फाइनली सेकंड लूप की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 1 हमारी क्या है, KVL मैंने अप्लाई किया है तब जा करके हमको दोनों इक्वेशन मिली हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे KCL को अप्लाई करेंगे
तो केसीएल आप देखिए पॉइंट नंबर बी पे अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से पॉइंट नंबर डी पे अप्लाई करेंगे। तो बी पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन की बात करूं तो मतलब आईजी को जीरो करना है। तो अगर आईजी को देखिए जीरो करेंगे तो जो करंट यहाँ से पास हो रही है I1 वो पूरी की पूरी करंट क्या हो जाएगी I3 बन करके निकल जाएगी। ठीक है, आईजी का मतलब है जीरो। तो आप कह सकते हैं कि एट बैलेंसिंग कंडीशन I1 किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारा जो I2 है, ये नीचे वाली करंट है, ये भी क्या होगी, पूरी I4 बन करके निकल जाएगी। ठीक है, आईजी अगर जीरो है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा। अब आपको जैसे यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने अप्लाई किया, आपको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड हम करते हैं LHS पार्ट से LHS को और RHS से RHS को। तो देखिए LHS का कितना है, देखिए I1P। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि I1P अपॉन I3Q। उसी तरीके से अगर हम RHS को RHS से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RHS कितना है, I2R है। तो यहाँ पे I2R लिखेंगे और अपॉन में हम क्या करेंगे, I4S करेंगे। तो आपको मालूम है कि I1 I3 इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, I2 I4 इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली हमको बैलेंसिंग कंडीशन में एक व्हीटस्टोन का फॉर्मूला मिल जाएगा कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ओके, तो इस तरीके से जितने बच्चे यहाँ पे हैं सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको दोनों यहाँ पे KCL और KVL दोनों में अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि बैलेंसिंग कंडीशन में हमको IG इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एकदम अच्छे से यहाँ पे क्लियर हुए होंगे कि कैसे यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। अब इसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, यानी आपको चल कुंडली धारा मापी की क्या करना है, रचना बतानी है, कार्य बताना है और सिद्धांत सुग्राह्यता, इन सभी को बताना है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम को समझते हुए बनाना है कि इसमें हम क्या करते हैं, आपको इस तरीके से कॉन्केव रूप में आपको यहाँ पे मैग्नेट लेने हैं। तो एक आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है, दूसरा आपको उसी तरीके से कॉन्केव रूप में यहाँ पे एक मैग्नेट लेना है और दूसरा पार्ट यहाँ रख देना है। तो एक हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और दूसरा हमारा साउथ पोल हो जाएगा। और इसकी करने का आपका फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि नॉर्थ से निकल के हमारी मैग्नेटिक लाइंस कहाँ जाती हैं, साउथ के पास। तो इसको आपको हल्का सा ये देखिए तिरछा आपको लाइंस पास करेंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपने बना दिया कि हाँ इसके बीच में हमारी जो भी मैग्नेटिक लाइन है वो कैसी है, वो आपकी क्रॉस करेंगी। तो ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। अब देखिए क्या करना है नेक्स्ट, आपको बीच में एक आर्मेचर कॉइल रख देनी है। ठीक है, आर्मेचर यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए वाइंडिंग किया हुआ है। देखिए आपको वायर की वाइंडिंग आपने किया हुआ है। अब वाइंडिंग करने का मतलब इससे करंट को पास कराने, यानी कि कह सकते हैं इसमें करंट भी पास हो रही है। और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैग्नेटिक लाइंस में आपको हटा देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा डायग्राम साफ साफ दिखाई पड़े। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो भी हमारी मैग्नेटिक लाइंस है इसके बीच में आपको लग रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक आर्मेचर यहाँ पे रख देना है। अब आर्मेचर के ऊपर यहाँ पे क्या करना है कि लूप, यानी कि हमको वाइंडिंग कर देनी है जिससे कि करंट फ्लो करेगी इस पूरे लूप में। ठीक है, और लास्ट में ऊपर यहाँ पे क्या करना है कि एक मिड पे हमको स्प्रिंग यहाँ पे अटैच कर देनी है। स्प्रिंग से हमें क्या करना है, इसका एक पॉइंटर जो कि आपको नीडल आपको शो होती है, उसी पॉइंटर से हमको यहाँ पे नीडल को बना देना है। तो देखिए स्केल है तो आपको यहाँ 0 से लेकर के धीरे धीरे करके आपको रीडिंग से लिखी होंगी, 1 2 3 मान लेते हैं, 4 5 और जितने भी आप चाहेंगे यहाँ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारे क्या है, ये आपके दोनों मैग्नेट आपको लगे हुए हैं, रेडिकल यानी कि रेडियल मैग्नेट है हमारे, जिनमें आपको देख सकते हैं कि कॉन्केव रूप में हमको दिया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, बीच में देखिए एक आर्मेचर रखा हुआ है और ये आपको ये क्या है, ये कॉइल है, यानी कि इसमें करंट कैरिंग कॉइल है, करंट फ्लो कर रही है, एक करंट कैरिंग कॉइल हो गई। और इसमें आप देख सकते हैं बीच में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, स्प्रिंग यहाँ पे लगाई है। स्प्रिंग का देखिए मतलब क्या है लगाने का, कि आपको पता है कि स्प्रिंग करती क्या है, जिस तरफ आप खींचते हो और जैसे छोड़ते हो स्प्रिंग उसको वापस ले आती है। ओके, ये हमारा स्प्रिंग का काम होता है। तो वही होगा कि जब भी हम यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया कंस्ट्रक्शन, तो आपको कंस्ट्रक्शन इसी को साफ साफ बना लेना है अपनी कॉपी में। अब देखिए वर्किंग कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वर्किंग होती क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमने बनाया है आर्मेचर, इसमें वाइंडिंग किया है तो इसमें क्या है, ऑलरेडी करंट फ्लो कर रही है। और अगर एक करंट फ्लो कर रही है तो हमेशा अगर किसी वायर से करंट फ्लो करती है तो उसके सराउंडिंग क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ओके,
मतलब कि करंट की वजह से इस आर्मेचर के चारों तरफ क्या मैग्नेट है, और मैंने उसके अलावा मैंने एक क्या किया कि एक्सटर्नल मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 मैग्नेट आपको मिल जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड V1 V2 मान लीजिए। एक किसकी वजह से आ रही है, करंट जो फ्लो कर रही है उसकी वजह से, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है जो कि हमने यहाँ पे मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। तो इससे होता क्या है कि इस कॉइल पे एक फोर्स लगता है, यानी कि टॉर्क कहेंगे आप, क्योंकि रोटेट करेगी। ओके, तो एक यहाँ पे जो एक टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की वजह से क्या होगा, पॉइंटर हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। जितनी ज़्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे उतना इस आर्मेचर में मैग्नेट बढ़ेगा और उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो आप कह सकते हैं उतनी यहाँ पे क्या होती है, पॉइंटर आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे करंट देना बंद कर देंगे आप, मतलब करंट जाना बंद, तो फोर्स लगना यानी टॉर्क लगना बंद होगा। तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस क्या करेगी, जीरो पर लाने की कोशिश करेगी। तो आप कह सकते हैं दोनों अपोजिट हैं। एक टॉर्क क्या हो रहा है, करंट की वजह से फॉरवर्ड लग रहा है, और जैसे यहाँ पे करंट हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो जो स्प्रिंग का हमारा टॉर्क है वो क्या करेगा, इसको वापस जीरो पे ला के छोड़ देगा, है ना। तो ये इसका हमारा क्या होता है, वर्किंग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें हमारे मेन देखिए फॉर्मूले कैसे ड्राइव करना है आपको वो देखिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, अब आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। जब भी कभी भी आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, और उस रेजिस्टेंस में अगर हमने यहाँ पे क्या किया है कि किसी सेल को यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो सेल के पास ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल होता है। और जब इससे करंट फ्लो करती है I और किसी रेजिस्टेंस के पास से फ्लो करती, तो रेजिस्टेंस के जो आपके दोनों पॉइंट्स होते हैं आगे पीछे, इनके बीच हमेशा क्या आता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो अगर सपोज करिए यहाँ पे मैंने सिंगल रेजिस्टेंस दिखाया है, तो पूरा का पूरा EMF क्या होगा, वो वोल्टेज में बदल चुका होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन या दिस सर्किट E आपकी V के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं देखिए यहीं पे क्या करूँ, एक रेजिस्टेंस और यहाँ लगा दूँ, देखिए ऐसे, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि आपकी जो करंट है वो फर्स्ट वाले से भी सेकंड वाले दोनों से फ्लो होके जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि पहले वाले में भी हमारा पोटेंशियल आएगा और सेकंड वाले में भी पोटेंशियल आएगा। तो आपको जो E है देखिए दो पार्ट में बट गया, V1 प्लस V2 में बट गया। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि हमारे जो भी यहाँ पे होते हैं कि जो डिफरेंस होते हैं उनको हम देख लेते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पहला डिफरेंस हमारा होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ हम यहाँ लिख लेते हैं EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें देखिए डिफरेंस क्या होता है, तो आपको यहाँ लिखना है कि जो हमारा EMF होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ये आपका जो होगा वो इंडिपेंडेंट होता है। रास्ते में कितने भी इसको रेजिस्टेंस मिलेंगे इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा सेल होता है उसके पास जो खुद की वैल्यू होती है वो क्या होता है, EMF होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें आपको पता है कि प्रोपोर्शनल होता है ये, जितना ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उतना ही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट डिफरेंस होगा। आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारा विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। और जबकि हमारा जो विभवांतर होता है वो क्या होता है कि परिपथ के प्रतिरोध पे, परिपथ के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना हमारा प्रतिरोध होगा उतना इसमें क्या होगा, हमारा विभवांतर भी होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड हमारा डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए EMF में आपको मालूम है कि इट ट्रांसमिट करंट थ्रू आउट द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट में क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इट ट्रांसमिट द करंट थ्रू आउट द सर्किट। ओके, और जबकि अगर हम इसके सेकंड यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो किसी रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इट ट्रांसमिट करंट बिटवीन
एनी 2 पॉइंट्स। ओके, ये केवल 2 पॉइंट के बीच में ही आपको करंट फ्लो होने के लिए बोलेगा। अब उसके बाद हम थर्ड यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे, तो आपको पता है कि ईएमएफ क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है या बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं ग्रेटर देन द पोटेंशियल, कि जो भी हमारा ईएमएफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। अगर एक यहाँ रेजिस्टेंस है तो इक्वल भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन द पोटेंशियल, ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। और जबकि हम इसकी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें आपको पता है कि क्या होता है, ये ऑलवेज लेस देन होता है, कि हमेशा आपका जो ईएमएफ से ही हमेशा कम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो आई थिंक आपको तीनों यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गए होंगे कि हाँ आपको क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि पहला वाला हमारा ईएमएफ रेजिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, दूसरा वाला डिपेंड करता है, और सेकंड हमने यहाँ डिफरेंस देखा कि ये ऑलवेज क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा करंट पूरे सर्किट में, जबकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में ही करता है। और ईएमएफ हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। अब इसके बाद देखिए फोर्थ, अगर हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको 4 यहाँ पे लिखने हैं, ऐसे तो आप बहुत से डिफरेंस बना सकते हैं। देखिए फोर्थ में आप यहाँ पे कहेंगे कि इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, सॉरी ईएमएफ होता है, वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जो भी आप यहाँ पे सेल परचेज करेंगे तो जितने भी वो वोल्टेज का होगा वो ऑलवेज उतने ही वोल्टेज का ही रहता है। जबकि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जितना हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से क्या होता है, ये हमारा वेरी करेगा। तो ये डज नॉट कांस्टेंट आप कह सकते हैं। और अगर एक आध एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं ये कॉज होता है, यानी कि रीज़न होता है आपके करंट फ्लो कराने का। और ये क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है, कि अगर करंट फ्लो करेगी तो उसका इफेक्ट की वजह से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी हम यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं। 3-4 आपको जो भी यहाँ पे लिखने हैं आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब आइए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पूरे असाइनमेंट का, उसको भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे पूछा गया कि स्टेट बायो-सावर्ट्स लॉ। ओके, उसके बाद हमें कह रहा है कि फिर बायो-सावर्ट लॉ को बताने के बाद हमको बताना है कि कंपेयर करना है बायो-सावर्ट लॉ को और कूलॉम्स लॉ को। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ होता क्या है। तो ये बायो-सावर्ट लॉ अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको पता है कि हमको कोई भी यहाँ पे एक वायर लेना है, कैसा भी आपका हो सकता है। तो आप एक जनरल एक यहाँ पे वायर बना दीजिए कि ये कोई लेंथ का वायर है। अब इसमें शर्त क्या है, देखिए इस पर आपको करंट फ्लो होनी ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर है, और इसकी आप देख सकते हैं कोई ना कोई लेंथ भी आपको दिखाई दे रही है। तो इससे होता क्या है कि जब भी किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो करती है तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेट का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जिसको ऑर्स्टेड ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ था। तो जब एक मैग्नेट का इफेक्ट आ जाता है तो आपसे पूछेगा, कहीं पे भी एक कोई पॉइंट आपसे दे दिया जाए, सपोज ये कोई पॉइंट है P, पूछेगा कि यहाँ पे कितना पे मैग्नेट होगा। तो आपको मालूम है कि जब पूरी लेंथ की वजह से जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है तो इसमें यहाँ पे एक मैग्नेट होगा। तो इन्होंने बायो-सावर्ट ने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट के बारे में बताया कि जब पूरे वायर की वजह से होगा तो कन्फर्म है कि छोटे से जो लेंथ लोगे, यानी कि स्मॉल डीएल मान लीजिए आप। ठीक है, डीएल हमारा क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट होता है, कि तो छोटे से एलिमेंट की वजह से भी एक बहुत ही स्मॉल करंट होगी। तो उस एलिमेंट को देखिए आपको क्या करना है, उस पॉइंट से मिला देना है। देखिए यहाँ पे मैंने मिला दिया, तो कहीं ना कहीं एक एंगल भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ एलिमेंट आपका उस लाइन जो ज्वाइनिंग द पॉइंट है उससे कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे बायो-सावर्ट ने बताया कि जो भी आपको मैग्नेट यहाँ पे मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा, क्योंकि आपने स्मॉल लेंथ ली हुई है। तो इन्होंने कहा कि जो भी हमारा स्मॉल मैग्नेट होगा वो किस पे देखिए डिपेंड करता है। एक तो इन्होंने कहा करंट पे डिपेंड करेगा, जो करंट आपकी फ्लो कर रही है, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेट भी मिलेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो भी आपका लेंथ होगी वायर की उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल बना लेते हैं। थर्ड इन्होंने कहा कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं स्मॉल एलिमेंट का और लाइनिंग ज्वाइंट का, उसका साइन के इक्वल होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा के हमने प्रोपोर्शनल कर दिया। और लास्ट में इन्होंने कहा कि जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एलिमेंट से और पॉइंट से जो भी आप डिस्टेंस देख रहे हैं उसके क्या होता है, स्क्वायर के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/r² यहाँ पे बना देना है। तो ये 4 यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं कि चारों पॉइंट आपको क्या करना है, बना के रख देने हैं। अब इसको कंबाइन अगर यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए कंबाइन करने से यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगेगा, और आपको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको ऊपर रख दीजिए यहाँ पे, और जो इन्वर्सली वाला है उसको नीचे यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारा कॉमन यहाँ पे क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब अगर यहाँ पे मैं इसको SI सिस्टम की देखिए मैं बात करूँगा, तो SI सिस्टम में आपको बता देना है कि यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा कि μ0/4π। ये देखिए SI सिस्टम के लिए हमारा एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे फाइनली हम बाकी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा बायो सावर्ट का लॉ है। तो आप सभी लोग को बस ये डायग्राम बना देना है और उसको पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी करंट के प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद हमारा जो स्मॉल एलिमेंट होता है उसके भी अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी हमारा एंगल होता है एलिमेंट और उस लाइन यानी कि जो पॉइंट को जोड़ रही है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता है। और कंबाइन करने के बाद हमको एक फॉर्मूला ये मिल गया। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है क्या, मैग्नेट को निकालने का एक फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि कंपेयर करिए बायो सेवर्ट लॉ को और कूलॉम्स लॉ को। तो ये दोनों को हम यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं कि हमको जो बायो सेवर्ट का यहाँ पे लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया, उस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा, और हमको यहाँ पे कूलॉम्स लॉ देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको क्या मिला। तो देखिए बायो सेवर्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो dB आपको मिला है वो आपको मिला है कि μ0/4π IDL sin θ/r²। और जबकि आप अगर कूलॉम्स लॉ यूज़ करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपको बायो सावर्ट लॉ से देखिए पहला कंपेरिजन क्या है, आपको एक जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे करेंगे 1/r² के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² के, डिस्टेंस के स्क्वायर के आपकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो फोर्स होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट कंपेरिजन है कि दोनों हमारे क्या होते हैं, फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड कंपेरिजन की देखिए बात करेंगे, तो देखिए सेकेंड कंपेरिजन में क्या होता है कि बोथ लॉज यानी कि बोथ लॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, दोनों हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं, सुपरपोजिशन पे बेस्ड होते हैं। अब क्या होता है देखिए सुपरपोजिशन का, मैंने अभी आपको बताया कि पीछे वाले डायग्राम में, जैसे मैं आगे इसको समझा देता हूँ आपको कि देखिए अगर यहाँ पे कोई हमको सिंगल वायर दिया गया है जिसमें कि करंट फ्लो कर रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पे उससे कुछ डिस्टेंस पे दूर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट मिलेगा आपको। हो सकता है इसके अलावा एक आध और भी वायर हो, यहाँ पे भी कोई वायर हो सकता है जिसमें कोई और दूसरी करंट फ्लो कर रही हो, इसकी इधर भी कोई वायर होगा, इसमें भी क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही होगी। तो अगर मैं सबके वजह से यहाँ पे पूछूं आपसे कि यहाँ पे कितना मैग्नेट होगा, तो आपको देखिए वेक्टर एडिशन लेना होगा, यानी सभी का मैग्नेट को हमको वेक्टर के तरीके से ऐड करना होगा। ये हमारा होता है यहाँ पे बायो सेवर्ट में। उसी तरीके से आपको पता है कि अगर यहाँ पे कई सारे अगर मैं चार्जेस बनाता हूँ, Q1 यहाँ पे चार्ज है, Q2 यहाँ पे चार्ज है, Q3 यहाँ पे चार्ज है, और एक हाथ और मान लीजिए Q4 चार्ज है, तो सभी क्या करते हैं आपस में एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं पूछूंगा कि उनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको भी क्या करना होगा कि सभी फोर्सेस को आपको यहाँ पे वेक्टर एडिशन यहाँ पे लेना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सुपरपोजिशन होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना कि दोनों हमारे जो नियम हैं वो क्या होते हैं, सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनमें कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरे असाइनमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हाँ आपको कैसे यहाँ पे बनाने हैं, कैसे यहाँ पे करना है। और ये आपके यहाँ पे असाइनमेंट के अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे करेगा।
तो प्लीज़ आपको यहाँ पे इसको अच्छे से समझ के अपना असाइनमेंट बनाइएगा। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ यहाँ पे नोट्स कंप्लीट करने हैं तो प्लीज़ आपको जो मैं PDF दे रहा हूँ इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसको आप आराम से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।